नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत ही अहम दौर की बात करने वाले हैं, वैदिक युग। हाँ, ये वो समय है जिसने हमारी संस्कृति, हमारे समाज की नींव रखी। बिल्कुल, ये लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय है और इसका नाम पड़ा वेद पर। वेद, जिसका मतलब ही है ज्ञान। जी तो आज इसी ज्ञान पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। सही। और देखिए, ये वेद और इनसे जुड़ा जो साहित्य है ना, वो सिर्फ पूजा पाठ की किताबें नहीं है। अच्छा। नहीं, वो हमें उस जमाने के लोगों की जिंदगी दिखाते हैं। उनका समाज कैसा था, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सब कुछ। एक तरह से उस प्राचीन भारत का आईना है ये। आईना, ये बात सही है। अच्छा, समझने के लिए इस लंबे दौर को दो हिस्सों में बांटते हैं ना? हाँ, मोटे तौर पर दो हिस्से हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल। ये करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का समय। इस समय लोग ज्यादातर सप्त सिंधु वाले इलाके में थे, मतलब आज का पंजाब और अफगानिस्तान। जी हाँ, वही इलाका। और फिर दूसरा दौर आता है उत्तर वैदिक काल। वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। बिल्कुल। इस समय तक लोग पूरब की तरफ बढ़ चुके थे, गंगा यमुना के मैदानों में। तो आज हम यही देखेंगे कि इन दोनों कालों में क्या खास था और मतलब ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक तक आते आते क्या बदला और क्या वैसा ही रहा। हाँ, यही कोशिश रहेगी, बदलाव और निरंतरता दोनों को समझने की। तो फिर शुरुआत वहीं से करते हैं जिसने इस युग को नाम दिया, वैदिक साहित्य। 4 वेद तो सबने सुने हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जी ऋग्वेद सबसे पुराना है ना? इसमें देवताओं की प्रार्थनाएं हैं, स्तुतियां हैं। हाँ, ऋग्वेद प्राचीनतम है। इसमें 1028 सूक्त हैं, मतलब प्रार्थनाएं, अलग अलग देवताओं के लिए। और सामवेद, वो तो संगीत से जुड़ा है। बिल्कुल, सामवेद पूरा का पूरा संगीत पर आधारित है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, लेकिन उन्हें गाने लायक बनाया गया है, धुनों के साथ। अच्छा, और यजुर्वेद, यज्ञों के बारे में? हाँ, यजुर्वेद मूलतः यज्ञों की विधियों पर केंद्रित है। कौन सा अनुष्ठान कैसे करना है, कौन से मंत्र पढ़ने हैं, ये सब उसमें बताया गया है। गद्य और पद्य दोनों में है ये। और चौथा अथर्ववेद, ये तो मैंने सुना है थोड़ा अलग है, इसमें जादू टोना वगैरह भी है। हाँ, अथर्ववेद वाकई में थोड़ा अलग मिजाज का है। देवताओं की स्तुति तो है, पर साथ ही इसमें आम लोगों के विश्वास, रोजमर्रा की चिंताएं, जैसे बीमारी, दुश्मन, बुरी नजर, इनसे बचने के उपाय, जादू टोने के मंत्र, औषधियां, ये सब मिलता है। मतलब ये लोक जीवन के ज्यादा करीब है। बिल्कुल। इससे पता चलता है कि उस समय का धार्मिक जीवन सिर्फ ऊंचे दार्शनिक विचारों या बड़े यज्ञों तक ही सीमित नहीं था। आम लोगों की अपनी मान्यताएं, अपने डर, अपनी उम्मीदें थीं। अच्छा, वेदों के अलावा भी तो और ग्रंथ है ना, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इनका क्या रोल है? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण ग्रंथ एक तरह से वेदों की टीकाएं हैं। ये वेदों के मंत्रों, खासकर यज्ञ वाले हिस्सों की व्याख्या करते हैं, उनके पीछे की कहानियां बताते हैं। अच्छा, और आरण्यक, ये नाम तो जंगल से जुड़ा लगता है। सही पकड़ा आपने। आरण्यक ग्रंथ जंगलों में रहने वाले ऋषियों, वानप्रस्थियों के चिंतन से जुड़े हैं। इनमें यज्ञों के पीछे छिपे दार्शनिक और रहस्यवादी अर्थों पर विचार किया गया है। ये कर्मकांड से ज्ञान की ओर एक कदम है। और फिर आते हैं उपनिषद, इन्हें तो वेदांत भी कहते हैं। जी हाँ, वेदांत यानी वेदों का अंत या सार। उपनिषद भारतीय दर्शन का शिखर माने जाते हैं। इनमें तो बहुत गहरे फिलोसॉफिकल आइडियाज हैं, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, कर्म, मोक्ष। बिल्कुल, उपनिषद कर्मकांडों से आगे बढ़कर सीधे ज्ञान मार्ग की बात करते हैं। आत्मा क्या है, ये दुनिया कैसे बनी, जीवन का उद्देश्य क्या है, मोक्ष कैसे मिलेगा, इन सवालों पर गहरी सोच विचार है इनमें। इनका असर तो बहुत दूर तक गया है, सुना है। हाँ, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर के विचारकों ने उपनिषदों से प्रेरणा ली है। हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते भी तो मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। वाकई, कितनी गहरी जड़ें हैं हमारी सोच की। चलिए अब जरा उस समय की राजनैतिक व्यवस्था को समझते हैं। ऋग्वैदिक काल में कैसा था शासन? देखिए, ऋग्वैदिक समाज का आधार कबीला था, जिसे जन कहते थे। जन? हाँ, हर जन का एक मुखिया होता था, जिसे राजा कहते थे। लेकिन ये राजा आज के राजा जैसा नहीं था, मतलब कोई सम्राट या महाराजा नहीं। अच्छा, तो उसकी शक्ति सीमित थी। हाँ, काफी हद तक। वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता था, उसे कबीले की सलाह माननी पड़ती थी। इसके लिए सभाएं होती थीं। सभाएं? कैसी सभाएं? 2 नाम खास तौर पे आते हैं, सभा और समिति।
सभा शायद थोड़ी छोटी संस्था थी, जिसमें कबीले के बड़े बूढ़े या चुने हुए लोग होते होंगे, और समिति आम लोगों की सभा होती थी, जिसमें कबीले के सभी सदस्य भाग ले सकते थे। मतलब एक तरह का कबीलाई लोकतंत्र जैसा। कह सकते हैं। पूरी तरह लोकतंत्र नहीं, पर हाँ, राजा निरंकुश नहीं था। इनके अलावा विदत और गण जैसी संस्थाओं का भी जिक्र मिलता है। ये शायद सामाजिक, सैनिक या धार्मिक मामलों पर विचार विमर्श के लिए होती होंगी। और सेना, टैक्स, क्या ये सब था? नहीं, यही तो दिलचस्प बात है। ऋग्वैदिक काल में कोई स्थायी सेना, कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। जब लड़ाई होती थी तो कबीले के लोग ही मिलकर लड़ते थे। और टैक्स? राजा कोई नियमित कर यानी रेगुलर टैक्स भी नहीं वसूलता था। लोग अपनी मर्जी से, खुशी से राजा को जो तोहफे, नजराने देते थे, उसे बलि कहा जाता था। बलि मतलब वो अनिवार्य नहीं थी? नहीं, वो स्वैच्छिक भेंट थी। राजा का काम मुख्य रूप से कबीले की रक्षा करना था, खासकर पशुओं की। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक तो ये सब बदल गया होगा, जब लोग एक जगह टिककर खेती करने लगे, गंगा के मैदानों में बस गए। हाँ, बहुत बड़ा बदलाव आया। अब वो कबीलाई पहचान, जन, धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। उसकी जगह क्षेत्रीय पहचान ने ले ली। छोटे छोटे जन मिलकर या लड़कर बड़े इलाके बनाने लगे। इन्हीं को जनपद कहा गया। जनपद, यहीं से राज्यों की शुरुआत हुई। बिल्कुल। अब राजा सिर्फ कबीले का मुखिया नहीं रहा, बल्कि एक निश्चित इलाके का शासक बन गया। उसका पद ज्यादा ताकतवर और ज्यादातर मामलों में वंशानुगत होने लगा। तो उसकी शक्ति बढ़ी होगी। निश्चित रूप से। अब वो अपनी सत्ता और प्रभाव दिखाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करने लगा। आपने अश्वमेध यज्ञ का नाम सुना होगा? हाँ, जिसमें राजा का घोड़ा छोड़ा जाता था। वही। राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, ये सब राजा की बढ़ती शक्ति और प्रतिष्ठा के प्रतीक थे। और वो पुरानी सभाएं, सभा, समिति, उनका क्या हुआ? राजा की ताकत बढ़ने के साथ इन सभाओं का महत्व घट गया। अब राजा उनकी सलाह मानने के लिए उतना बाध्य नहीं रहा। कहीं कहीं तो ये लगभग खत्म ही हो गई या राजा के दरबारियों तक सीमित रह गई। और वो बलि, जो पहले स्वैच्छिक थी, हाँ, अब वो बलि एक नियमित कर बन गई। राज्य चलाने के लिए, सेना रखने के लिए पैसा तो चाहिए था। अब लोगों को अपनी उपज या आय का एक हिस्सा राजा को देना पड़ता था। और स्थायी सेना भी बनने लगी होगी। हाँ, अब धीरे धीरे स्थायी सेना रखने की शुरुआत भी हुई। बड़े राज्यों को अपनी सीमाओं की रक्षा करनी थी, दूसरे राज्यों से लड़ना था। तो साफ दिख रहे कबीलाई सिस्टम से राज्य आधारित सिस्टम की तरफ एक बड़ा शिफ्ट। चलिए, ये तो हुई राजनीति। अब समाज पर आते हैं। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? परिवार, महिलाओं की स्थिति? ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। परिवार का मुखिया पुरुष होता था, पिता या सबसे बड़ा भाई। लेकिन महिलाओं का स्थान कैसा था? उस समय महिलाओं की स्थिति काफी सम्मानजनक मानी जाती है। उन्हें शिक्षा का अधिकार था, वेदों का अध्ययन तक कर सकती थी। सच में? हाँ, गार्गी, मैत्री, लोपामुद्रा जैसी कई विदुषी महिलाओं का जिक्र मिलता है, जिन्होंने बड़े बड़े ऋषियों के साथ शास्त्रार्थ मतलब डिबेट तक की। अरे वाह! और क्या वो सभा समिति में भी जा सकती थी? हाँ, ऐसा माना जाता है कि वे सभा और समिति जैसी राजनीतिक संस्थाओं में भी भाग ले सकती थीं। उन्हें अपना पति चुनने की भी कुछ हद तक आजादी थी। पुनर्विवाह भी संभव था। तो मतलब स्थिति काफी बेहतर थी। और ये वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, ये कब शुरू हुई? देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का जिक्र आता है: ब्राह्मण, राजन्य यानी क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि ऋग्वेदिक काल में ये व्यवस्था बहुत कठोर नहीं थी। मतलब जन्म पर आधारित नहीं थी? शायद उतनी नहीं। ज्यादातर ये काम यानी पेशे पर आधारित थी। एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण के लोग हो सकते थे। समाज की बनावट भी सरल थी। परिवार यानी कुल, कई कुल मिलाकर ग्राम या विश, और कई विश मिलकर जन यानी कबीला। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते तो ये वर्ण व्यवस्था एकदम पक्की और कठोर हो गई है ना? हाँ, दुर्भाग्य से यही हुआ। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित और बहुत कठोर हो गई। 4 वर्ण ब्राह्मण, पूजा पाठ, शिक्षा, क्षत्रिय, शासन, युद्ध, वैश्य, खेती, व्यापार, पशुपालन और शूद्र, ऊपर के 3 वर्णों की सेवा। इनके काम और सामाजिक स्थान बिल्कुल तय हो गए। और इनके बीच ऊंच नीच की भावना भी आ गई। बिल्कुल। वर्णों के बीच खानपान, शादी ब्याह पर रोक लगने लगी। शूद्रों की स्थिति सबसे नीचे हो गई। व्यवसायों का चुनाव भी जन्म से जुड़ गया। ये एक बड़ा नकारात्मक बदलाव था। और महिलाओं की स्थिति, क्या वो वैसी ही अच्छी बनी रही? नहीं, ये एक और दुखद पहलू है। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में काफी गिरावट आई। कैसे? उनसे शिक्षा का अधिकार धीरे धीरे छिन गया। उन्हें सभाओं, समितियों में जाने से रोक दिया गया।
उपनयन संस्कार, जो पहले लड़कियों का भी होता था, अब बंद हो गया। समाज में उनका स्थान पुरुषों के अधीन हो गया। और बाल विवाह जैसी कुरीतियां। हाँ, बाल विवाह और स्त्री को कमतर समझने वाली बातें इसी दौर में ज्यादा पनपने लगीं। उनकी स्वतंत्रता कम हो गई। और इसी दौर में जीवन के वो 4 आश्रम वाली व्यवस्था भी आई, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ। हाँ, आश्रम व्यवस्था का विकास भी उत्तर वैदिक काल की देन है। ये एक आदर्श रूपरेखा थी। माना गया कि इंसान की उम्र 100 साल है, जिसे 25-25 साल के 4 हिस्सों में बांटा गया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ पारिवारिक जीवन, वानप्रस्थ समाज सेवा, चिंतन और संन्यास, सब कुछ त्याग कर मोक्ष की खोज। ये एक आदर्श था कि जीवन को कैसे व्यवस्थित तरीके से जिया जाए। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि असल में कितने लोग इसे पूरी तरह अपनाते थे। खासकर शुरू के 3 आश्रम ज्यादा प्रचलित रहे होंगे। तो सामाजिक तौर पर भी ऋग्वैदिक काल ज्यादा लचीला था, जबकि उत्तर वैदिक काल में कठोरता आ गई। वर्ण व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति, ये बड़े फर्क हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि लोग पेट कैसे पालते थे। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था कैसी थी? ऋग्वैदिक आर्यों के लिए सबसे कीमती चीज थे उनके पशु, खासकर गाय। हाँ, गाय का बहुत ज्यादा महत्व था। संपत्ति का पैमाना ही पशुओं की संख्या थी। ज्यादातर लड़ाइयां भी गायों के लिए ही होती थी, जिन्हें गविष्टि कहा जाता था, मतलब गायों की खोज। तो फिर खेती का क्या स्थान था? खेती होती थी, पर उसका महत्व पशुपालन से कम था। गौण थी वो। जौ, जिसे यव कहा गया है, जैसी कुछ फसलों का जिक्र है, लेकिन शायद बड़े पैमाने पर नहीं होती थी। और हल, क्या वो इस्तेमाल करते थे? शायद हल के प्रयोग से अच्छी तरह वाकिफ नहीं थे, या उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। जमीन शायद उतनी उपजाऊ नहीं थी, या तकनीक उतनी विकसित नहीं थी। व्यापार भी होता था, लेकिन सिक्कों का चलन नहीं था। तो फिर कैसे चीजों की अदला बदली? हाँ, वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम। गाय भी विनिमय का एक माध्यम थी। धातुओं में वो तांबे और कांसे का इस्तेमाल करते थे। लोहे से अनजान थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में तो लोहा आ गया था ना, है ना? लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास। हाँ, और ये एक गेम चेंजर था। लोहे की खोज, जिसे श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया, उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक थी। इसका क्या असर पड़ा? जबरदस्त असर पड़ा। लोहे से मजबूत औजार बने, खासकर हल्का फाल। अब गंगा यमुना के मैदानों की घनी जंगलों वाली थोड़ी सख्त जमीन को साफ करना और गहराई तक जोतना आसान हो गया। तो इससे खेती बड़ी होगी? बहुत ज्यादा। कृषि अब अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गई। पशुपालन पीछे चला गया। चावल, व्रीहि, गेहूं, गोधूम, जौ के अलावा कई और फसलें उगाई जाने लगीं। सिंचाई के तरीके भी बेहतर हुए होंगे। तो अब जमीन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई पशुओं से। बिल्कुल, जमीन पर निजी अधिकार की भावना बढ़ी। भूमि दान की परंपरा भी इसी समय शुरू हुई। राजा ब्राह्मणों या क्षत्रियों को जमीन दान में देने लगे। और व्यापार, सिक्कों का कुछ चलन हुआ। खेती में बढ़ोतरी हुई। अनाज जरूरत से ज्यादा पैदा होने लगा, सरप्लस। तो इससे व्यापार को भी बढ़ावा मिला। अब सिर्फ वस्तु विनिमय नहीं रहा। कुछ शुरुआती सिक्कों जैसे निष्क, शतमान, कृष्णल का जिक्र मिलता है। ये असली सिक्के थे या धातु के टुकड़े? शायद ये सोने या चांदी के निश्चित वजन वाले टुकड़े होते थे, जिन्हें मुद्ला की तरह इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि एक पूरी तरह विकसित स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी सिस्टम अभी नहीं आया था, पर शुरुआत हो गई थी। तो अर्थव्यवस्था में भी भारी बदलाव, पशुपालन से कृषि की ओर, और इसमें लोहे का रोल सबसे बड़ा था। चलिए अब आखिरी और अहम पहलू, धर्म। ऋग्वैदिक लोग कैसे देवी देवताओं को मानते थे? ऋग्वैदिक धर्म काफी हद तक प्रकृति पूजा जैसा था। वे प्रकृति की ताकतों को ही देवता मानकर पूजते थे। जैसे? सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र। उन्हें बारिश और युद्ध का देवता माना जाता था। उन्हें पुरंदर भी कहा गया है, यानी किलों को तोड़ने वाला। इंद्र और अग्निदेव भी बहुत महत्वपूर्ण थे। यज्ञ की अग्नि ही देवताओं तक इंसानों की भेंट पहुंचाती थी, इसलिए उन्हें मध्यस्थ माना जाता था। फिर वरुण थे, जो नैतिक व्यवस्था, रिप्त और जल के देवता थे। सोम का भी बड़ा महत्व था, जो शायद एक पौधे का रस था और एक स्फूर्तिदायक पेय माना जाता था। सूर्य, उषा, भोर की देवी अदिति, कई देवता थे। क्या वे मूर्तियां पूजते थे? नहीं, ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। पूजा का तरीका सरल था, मंत्र पढ़ना, स्तुति करना और यज्ञ करना। यज्ञ, क्या वो बहुत बड़े और खर्चीले होते थे? खर्चीले नहीं थे, जितने बाद में हो गए। बलि प्रथा थी, पर शायद उसका महत्व उतना ज्यादा नहीं था। मुख्य जोर देवताओं को प्रसन्न करने पर था। तो फिर उत्तर वैदिक काल में धर्म में क्या बड़े बदलाव आए? उत्तर वैदिक काल में धर्म का रूप काफी बदल गया। सबसे बड़ा बदलाव था
यज्ञों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाना। कैसे? अब यज्ञ बहुत जटिल, लंबे समय तक चलने वाले और बेहद खर्चीले हो गए। इनमें बहुत सारी सामग्री लगती थी और बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि दी जाती थी। राजसूय, अश्वमेध जैसे बड़े यज्ञ होने लगे। और इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा हुआ कि पुरोहित वर्ग यानी ब्राह्मणों का महत्व और समाज पर उनका नियंत्रण बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि वही इन जटिल यज्ञों को करवा सकते थे, मंत्र जानते थे। कर्मकांड बहुत प्रमुख हो गए। देवताओं में भी बदलाव आया। वो ऋग्वेदिक देवता, इंद्र, अग्नि। हाँ, पुराने देवताओं का महत्व कम हो गया। इंद्र, अग्नि, वरुण उतने लोकप्रिय नहीं रहे। उनकी जगह नए देवता प्रमुख हो गए। कौन? प्रजापति ब्रह्मा, जिन्हें सृष्टि का रचयिता माना गया, विष्णु जो पालनकर्ता बने, और रुद्र जो संहारक देवता थे और बाद में शिव के रूप में ज्यादा पूजे जाने लगे। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश की अवधारणा यहीं से मजबूत हुई। लेकिन इसी दौर में उपनिषद भी तो लिखे जा रहे थे, जिनमें यज्ञों और कर्मकांडों पर सवाल उठाए जा रहे थे। ये दोनों बातें एक साथ कैसे? यही तो इस दौर की सबसे दिलचस्प बात है। एक तरफ कर्मकांड का बोलबाला बढ़ रहा था, पुरोहितों का दबदबा था, तो दूसरी तरफ उसी समाज में कुछ लोग इन बाहरी कर्मकांडों से हटकर ज्ञान, आत्मा, ब्रह्म, कर्मफल, मोक्ष जैसे गहरे सवालों पर चिंतन कर रहे थे। यही उपनिषदों का दर्शन है। मतलब एक तरह का बौद्धिक मंथन चल रहा था। बिल्कुल। एक तरफ कर्मकांड की धारा थी, दूसरी तरफ ज्ञान और दर्शन की। ये दिखाता है कि समाज एक बदलाव के दौर से गुजर रहा था, जहां पुरानी मान्यताओं पर सवाल भी उठ रहे थे और नए विचार भी पनप रहे थे। सरल प्रकृति पूजा से जटिल कर्मकांड और गहरे दर्शन तक धर्म का दायरा बहुत फैल गया था। समझ गए। तो धर्म के क्षेत्र में भी काफी कुछ बदला। अच्छा, अब अगर हम इस पूरे वैदिक युग को देखें तो इसने हमें विरासत में क्या दिया? आज के भारत पर इसका क्या असर है? अरे, वैदिक संस्कृति तो भारतीय सभ्यता की नींव है। इसकी देन बहुत गहरी और स्थायी है। जैसे? संगीत के क्षेत्र में सामवेद का योगदान है। शिक्षा में गुरु शिष्य परंपरा, आश्रम व्यवस्था जैसे विचार इस युग की देन है, भली बाद में उनका रूप बदला हो। हाँ, और विज्ञान और गणित की भी तो शुरुआत यहीं दिखती है। बिल्कुल। संख्या प्रणाली, ज्यामिति के कुछ सिद्धांत, खगोल विज्ञान का शुरुआती ज्ञान। बिल्कुल। अथर्ववेद में औषधियों और इलाज के तरीकों का जिक्र है, जो उस समय के चिकित्सा ज्ञान को दिखाता है। और दर्शन के क्षेत्र में उपनिषदों का योगदान तो अतुलनीय है ही। अद्वैत वेदांत जैसे विचार आज भी दुनिया को राह दिखाते हैं। और समाज पर? वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था जैसे भी रूप में वो आज मौजूद हैं या इतिहास में रहे हैं, उनकी शुरुआत इसी काल में हुई। यज्ञ और कई कर्मकांड आज भी हिंदू धर्म का हिस्सा हैं। बहुत सारे सामाजिक रीति रिवाज, पारिवारिक मूल्य, इन सब की जड़ें कहीं न कहीं वैदिक काल तक जाती हैं। तो संक्षेप में कहें तो आज के भारतीय समाज, धर्म, दर्शन, संस्कृति की कई महत्वपूर्ण धाराएं वैदिक काल से ही निकली हैं। एकदम सही कहा आपने। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें, ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक हमने एक बड़ा ट्रांजिशन देखा। हाँ। राजनीति में कबीले से राज्य बने। हाँ। अर्थव्यवस्था पशुपालन से कृषि प्रधान हो गई, जिसमें लोहे ने बड़ी भूमिका निभाई। बिल्कुल। समाज में वर्ण व्यवस्था कठोर हुई, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। और धर्म सरल प्रकृति पूजा से जटिल कर्मकांडों और साथ ही गहरे दार्शनिक चिंतन की ओर बढ़ा। हाँ, ये मुख्य बदलाव थे। धीमी गति से हुए पर बहुत गहरे और दूरगामी असर वाले। और ये सोचने वाली बात है कि वैदिक युग के अंत तक आते आते ये सारे बदलाव जमीन तैयार कर रहे थे। बड़े राज्य बन रहे थे, खेती से अतिरिक्त अनाज पैदा हो रहा था, लोहा था, समाज में नए तनाव थे, नए विचार थे। हाँ, और इसी पृष्ठभूमि पर, इसी नींव पर आगे चलकर भारत में क्या हुआ? 16 महाजनपदों का उदय, बड़े बड़े राज्य बने। सही। तो ये सवाल मन में उठता है ना कि उत्तर वैदिक काल के यही सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक बदलाव, राज्यों का बनना, कृषि का सरप्लस, नई तकनीक, वर्ण व्यवस्था की कठोरता और शायद कर्मकांडों से कुछ हद तक असंतोष, इन्होंने किस तरह उन महाजनपदों और फिर बौद्ध और जैन जैसे नए धार्मिक और दार्शनिक आंदोलनों के लिए मंच तैयार किया होगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। ये वो कड़ी है जो वैदिक युग को भारत के अगले महान ऐतिहासिक दौर से जोड़ती है।